समझने हैं बच्चा लोग आप लोग को, है ना, कि मिश्रण के अवयवों को अलग करने की विधि। ठीक है, मिश्रण के जो अवयव है होते हैं उसको अलग करने की विधियां को पढ़ना। आप लोगों को हम मिश्रण चैप्टर पढ़ा दिए हैं, उसको सटाओ पहले। मिश्रण को अलग कर जो है मिश्रण जो है उसको पढ़ा दिए थे कि मिश्रण जो है दो से अधिक जो है यौगिकों को या फिर तत्वों को या फिर पदार्थों को मिलाने से बनता है। ये बाबू समांग या विषमांग हो सकता है। समान कहने का मतलब होता है समान अनुपात में, ठीक है, जिसका कण दिखाई नहीं देता है। विषमांग कहने का मतलब हो गया जैसे बालू और चीनी का मिश्रण, इसका कण दिखाई देगा, अलग अलग अनुपात में होता है। क्लियर है? तो मिश्रण के बारे में हम लोग समझ गए थे। आज उसी मिश्रण को गलती से हम बालू और चीनी को मिला दिए तो उसको अलग कैसे करेंगे। ठीक है, तो उस मिश्रण को क्या करेंगे, अलग करने की विधियां पढ़ेंगे। कौन कौन सी विधि है, आपको इनमें से क्वेश्चन पूछता है कि मिश्रण को अलग करने की विधियां बताइए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला बात बच्चा लोग हम लोग पढ़ेंगे हाथ से चुनना, हैंड पिकिंग। ठीक है, हाथ से चुनने की विधियां। तो आप लोग घर में देखिएगा जब सामान कम होता है, और जैसे चावल में आप लोग देखिएगा कंकड़ पत्थर को हाथ से चुनते हैं, दाल में देखिएगा छोटे छोटे लकड़ी के जो टुकड़े होते हैं उसको हाथ से चुनते हैं। ठीक है, तो हाथ से भी चुनना क्या होता है, एक विधि होता है हाथ से चुनना विधि। क्या बताए, तो इसमें कोई भारी बात है? कितना अच्छा ऐसे दिमाग भर का हाथ से चुना, यह भी एक विधि हो गया। इसमें क्या करते हैं देखिएगा, कहता है कि इस विधि में मिश्रण के बड़े आकार वाले अवयवों को, अब बड़ा आकार वाला रहेगा तभी ना हाथ से दिखेगा, और छोटा छोटा आकार वाला रहेगा तो उसको हाथ से चुन पाएंगे? नहीं चुन पाएंगे। तो बड़े आकार वाले अवयवों को हाथ से क्या करते हैं, चुनकर या चिमटे की सहायता से क्या किया जाता है, अलग कर दिया जाता है। कितना आसान है। हाथ से चुनने की विधि में मिश्रण के बड़े आकार वालों को क्या करते हैं, हाथ की सहायता से या फिर चिमटे की सहायता से अलग कर दिया जाता है। यही विधि कौन सा कहलाता है बच्चा लोग, हाथ से चुनना विधि कहलाता है। ठीक है, कहता है कि उदाहरण के लिए, जैसे उदाहरण के लिए समझोगे, चावल में उपस्थित कंकर पत्थर को चुनना, हाँ या ना? आप लोग अक्सर घरों में देखते होंगे, आप लोग अपने मम्मी बहन सबको, कि चावल में क्या करती है, वो पहले चावल को डालने से पहले वो ऐसे छून लेती है। आजकल तो मार्केट का खरीदा हुआ चावल है तो चुनते उनते नहीं है, डायरेक्ट धो देते हैं, डाल देते हैं। लेकिन जो हम लोग का जो गांव का होता है, देखिएगा जो खेत से लाया जाता है उसमें कुछ कंकर पत्थर उपस्थित होते हैं, उसको क्या करते हैं, चुना जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गया? इसके बाद कहता है कि तथा दाल में उपस्थित लकड़ी के टुकड़े को चुनना। दाल में तो जरूर चुना होगा, मसूर दाल खाते होंगे आप लोग, उसमें ढेर सारा लकड़ी का टुकड़ा होता है कि नहीं होता? उसको हाथ से हम लोग चुन चुन करके अलग करते हैं। क्या चुनना विधि किसी को कोई दिक्कत? यहाँ पर हाथ से चुनना आसानी समझ में आ गया। चलिए अब अगला विधि समझते हैं, चलनी से चालना। ये भी एक विधि है। देखिएगा आप लोग, आटा में जो उपस्थित वो क्या होता है, उसका मोटा मोटा, हाँ, चोकर, चोकर कहा जाता है, जो भी उसको कहा जाए, क्या कहते हैं जी, चोकर। ठीक है, तो उसको क्या करते हैं हम लोग, ऐसे ऐसे रसोई घरों में प्रयोग किया जाता है इसका, ऐसे करके चुनते हैं तो जो शुद्ध पदार्थ होता है वो नीचे आ जाता है हमारा, थाली हो या गमला हो उसमें, और जो चोकर कंकड़ पत्थर रहता है वो क्या रहता है बच्चा लोग, ऊपर वो चलनी में ही फंस जाता है। तो वो भी एक विधि हो गया, मिश्रण है, यानी कंकर पत्थर और आटा का मिश्रण था, जिसमें से कंकर पत्थर को क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। तो क्या बताइए, चलनी से चालना विधि किसी को कोई दिक्कत? देख लेते हैं क्या कहता है इस विधि में, है ना। इस विधि में बच्चा लोग मिश्रण में उपस्थित बड़े आकार वाले कणों को चलनी से चाल करके क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। जैसे आटे से कंकर पत्थर को निकालना, बालू में उपस्थित कंकर पत्थर को दूर करना। जैसे देखिएगा आप लोग राजमिस्त्री सबको देखिएगा, जो मकान उकान का काम करवाता है, जब प्लास्टर कराने का बारी आता है तो बड़का सा एक चलनी लाता है, अब यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, देख लेना तुम लोग, एग्जाम्पल में देख लेगा ना। ठीक है, तो बड़का सा चलनी लगाया जाता है, उसको क्या करता है, दो व्यक्ति या फिर कहीं बांध करके आप बालू को डाल करके ऐसे ऐसे हाथ से हिलाया जाता है, तो नीचे जो पतले पतले जो होते हैं बालू के कण, वो नीचे गिर जाते हैं, जो गिट्टी कंकड़ पत्थर होता है वो क्या हो जाता है, ऊपर आकर के फिर हम लोग उसको फेंक देते हैं। ये भी एक क्या हो गया बच्चा लोग, चलनी से चालना भी यह एक विधि हो गया। ठीक है, क्लियर है सभी को? अब देखिए थिराना क्या होता है, थिराना विधि समझिएगा बच्चा लोग। ठीक है, आप लोग देखिएगा अक्सर जब हम लोग ग्लास में, आप लोग ऐसे कोशिश करिएगा, थिराना विधि समझ में आ जाएगा। जैसे कोई एक गिलास है बच्चा लोग, क्या हम कर लिए, एक गिलास ले लिए, इस गिलास में क्या कर लिए हम, गंदा पानी कुछ भर लिए। ठीक है, इस गिलास में क्या कर लिए हम, कुछ गंदा पानी भर लिए, जैसे बालू और पानी को मिला दो, गंदा हो गया। अब उस बालू और पानी को क्या कर दो तुम, 10 या 20 मिनट या आधा एक घंटा के लिए उसको अस्थिर छोड़ दो, तो तुम पाओगे कि वो जो बालू है उसके पेंदी में बैठ जाता है, या ना?
बालू या कण जो होता है वो पेंदी में बैठ जाता है, और जो शुद्ध पानी होता है, हालांकि शुद्ध तो नहीं ही कहेंगे, लेकिन जो पानी का कुछ शुद्ध भाग होता है वो क्या हो जाता है बच्चा लोग, ऊपर हो जाता है। ठीक है, और जो पेंदी में जो बैठ जाता है वो अपशिष्ट होता है। तो इसी विधि को कहते हैं थिराना विधि। इसी विधि को क्या कहते हैं, थिराना विधि। देखिए क्या कहता है कि इस प्रक्रिया में किसी द्रव में, द्रव ही होगा, थिराना हमेशा किस पर लागू होगा, द्रव में। क्या चावल कंकर पत्थर को कहेंगे बैठ जाओ तो उसका कंकर पत्थर नीचे बैठेगा, नहीं। यह हमेशा किसमें होता है, द्रव में होता है। किसमें होता है, द्रव में होता है। यही कारण देखिएगा, सत्तू को घोल दीजिएगा और 5 मिनट को छोड़ दीजिएगा, पूरा सत्तू बैठ जाता है नीचे, ऊपर पानी हो जाता है। फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, मिलाते हैं। तो ये विधि क्या होता है, थिराना विधि हमेशा काम करते रहता है। जैसे समय दोगे थिराना विधि काम करेगा। ठीक है, कहता है कि द्रव में ठोस पदार्थ के मिश्रण को, ठीक है, द्रव में ठोस पदार्थ के मिश्रण को किसी बर्तन में क्या किया जाता है, कुछ समय के लिए अस्थिर छोड़ दिया जाता है। क्या किया जाता है, अस्थिर छोड़ दिया जाता है। फिर कुछ समय बाद वह ठोस कण क्या होता है कि नीचे पदार्थ में बैठ जाते हैं। इस कण को तलछट कहते हैं। जरा देखिएगा, ये जो कण जो नीचे बैठा है, इस कण को क्या कहेंगे, तलछट कहेंगे। ठीक है, इस कण को क्या कहेंगे, तलछट कहेंगे। ठीक है, और यह जो प्रक्रिया है, यह जो विधि है, कौन सा विधि कहलाएगा बच्चा लोग, थिराना विधि। थिराना विधि से भी हम लोग क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं मिश्रण के अवयवों को। क्या किसी को कोई दिक्कत, 3 विधि था, आसान विधि था। ठीक है, जो एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर, थिराना विधि क्या होता है, ये अक्सर पूछ दिया जाता है। चलिए, किसी को कोई दिक्कत इसमें, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर कहता है अब छानना विधि समझोगे। क्या कहता है, छानना विधि। कहता है कि इस विधि में मिश्रण के बड़े कणों को, यहाँ पर कणों होगा, मिश्रण के बड़े कणों को छान करके निकाला जाता है। जैसे चाय में से चाय पत्ती को अलग करना। देखिएगा, मिश्रण इसमें भी द्रव होता है। क्या तो छानते हैं, कोई चीज को छानते कब है, जैसे आप लोग देखिएगा शरबत उरबत बनाते हैं तो नींबू का जो बीज वगैरह सब चल जाता है तो उसको हम लोग चाय पत्ती से छान लेते हैं। चाय बनाते हैं ये चाय छन्ना से। ठीक है, चाय बनाते हैं उसमें तो देखिएगा चाय पत्ती का आंसर आता है, और भी कई सारे क्या देते हैं, पतरस दे देते हैं, अदरक कूट के दे देते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, उसको अलग करना जरूरी होता है, तो हम लोग क्या लगा देते हैं, चाय छन्ना लगा देते हैं। ठीक है, और उसको क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। तो इस विधि में छान करके निकाला जाता है। बताओ कितना आसान सब विधि है, क्या किसी को कोई दिक्कत। चलिए आगे देखते हैं। अब चुंबकीय पृथक्करण विधि है ना, देखे थे आप लोग, देखिएगा अक्सर हरिद्वार सब में जाइएगा ना घूमने के लिए, कभी मौका मिले तो जाइएगा। वहां पर लोग जो है ना सिक्का चढ़ा देता है गंगा मैया को, भेंट कर देता है सिक्का उक्का निकाल करके। तो वहां पर एक वो सिक्का निकालने वालों का टीम रहता है। सिक्का निकालो टीम नहीं, वो कुछ मछुआरे का लो या फिर उन लोग का बिजनेस ही हो गया, व्यवसाय ही करता है। वो लोग क्या करता है, वो क्या करता है, वो 4-5 तो पत्थर में ये चुंबक लगा देता है, किसमें, रस्सी में बांध देता है, और रस्सी को क्या करता है, इसे पानी में घुसता है, इसे इसे मतलब खींचता है। तो चुंबक में जो भी सिक्का का कण रहता है वो क्या हो जाता है, फंस जाता है। और उसी से वो क्या करता है, कोई कोई सोना भी फेंक देता है। ठीक है, कई सारे धातु भी फेंकते हैं, तो वो सब क्या हो जाता है, फंस जाता है चुंबक में, और चुंबक में फंस जाता है, फिर निकाल लेता है। तो बताइए, तो हालांकि अभी हम यहाँ पर ये एग्जांपल बताए कि पानी में से, द्रव में से कोई ठोस कण जो लोहे में आकर्षित होने वाला पदार्थ था वो आकर्षित हो गया, उसको हम निकाल सकते हैं। तो ये भी तो एक विधि हो गया ना कि हम उस कण से क्या किए, उस मिश्रण से क्या किए, हम ठोस पदार्थों को बाहर निकाले। तो चुंबकीय पृथक्करण विधि में क्या होगा बच्चा लोग, ऐसे मिश्रण के लिए उपयोगी होता है जिसमें एक अवयव चुंबक का होता है। ये किसमें काम करेगा, चुंबक में ही ना काम करेगा। जैसे लोहा का कण हो गया, यही ना चुंबक से आकर्षित होता है। तो यह विधि किस में काम करेगा, जिसमें एक अवयव जो होता है, यानी वैसा मिश्रण जिसमें एक जो तत्व होगा या एक अवयव जो होगा वो क्या होगा बच्चा लोग, चुंबक से आकर्षित होने वाला पदार्थ होगा, जैसे लोहा का कण। ठीक है, उदाहरण के लिए लौह चूर्ण और गंधक है ना, गंधक के मिश्रण से लौह चूर्ण का निकालना। तो गंधक और लौह चूर्ण का मिश्रण है, उसमें से क्या करिए, हम चुंबक डाल करके लोहा के चूर्ण को क्या कर दिए, अलग कर दिए। तो ये हो गया चुंबकीय पृथक्करण विधि। तो नाम से ही पता चल जाएगा कि चुंबकीय पृथक्करण विधि में हम लोग चुंबकीय पदार्थ को मिश्रण से क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। क्या किसी को कोई दिक्कत, नहीं दिक्कत है। आप लोग भी देखिएगा, बच्चा कच्चा सबको क्या करेगा, चुंबक में रस्सी बांध करके सड़क पर ऐसे जाएगा घिसटे ले, तो उसमें कई सारे लोहा के कण, छोटे छोटे कील वगैरह सब फंस जाते हैं। बात समझ में आ गया। तो ये चीजें है, तो चुंबकीय पृथक्करण विधि। चलिए ऊर्ध्वपातन समझते हैं बच्चा लोग। ऊर्ध्वपातन क्या होता है बच्चा लोग, यहाँ पर समझिएगा। कहता है कि यह वैसी मिश्रण के लिए उपयोगी होता है जिसका एक अवयव क्या होता है, बिना पिघले ही वाष्प में बदल जाता है और ठंडक पाकर
पाकर होगा, यहाँ पर ठंडक पाकर यह वाष्प सीधे ठोस में बदल जाता है। उदाहरण के लिए साधारण नमक और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण से अमोनियम क्लोराइड को क्या करना, निकालना। कहता है कि यह जो है, यह विधि वैसे में काम करता है जिसमें क्या करता है, कोई जो ठोस होता है सीधे बिना द्रव में बदले किस में बदल जाता है, गैस में यानी वाष्प में बदल जाता है, और फिर उस वाष्प को ठंडा करते तो फिर वो ठोस में भी बदल जाता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए क्या हो गया कि बाबू साधारण नमक यानी नमक जो है और अमोनियम क्लोराइड का जो मिश्रण है उसमें क्या करते हैं, जब हम उसको गर्म करते हैं बच्चा लोग, तो गर्म करते हैं तो जो अमोनियम क्लोराइड होता है वो क्या होता है, सीधे गैस बन के क्या हो जाता है, वाष्प बन जाता है, और फिर वाष्प को ठंडा करते हैं तो अमोनियम क्लोराइड क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। बात समझ में आ गया। और फिर क्या हो जाता है, इधर नमक का नमक भी क्या हो जाता है, बचा हुआ रह जाता है। तो मिश्रण था पहले नमक और अमोनियम क्लोराइड का, और जब हम लोग क्या करते हैं उसको वाष्पीकरण करते हैं यानी ये ऊर्ध्वपातन करते हैं तो वो वाष्प में बदल जाता है अमोनियम क्लोराइड, और फिर उस वाष्प को क्या करते हैं कि स्टोर में क्या कर लेते हैं, ठंडा। जैसे ऐसे समझिएगा, एक एग्जांपल से समझिएगा, जैसे हम 2 बोतल ले लिए, ठीक है, इसमें मिश्रण मिला दिए। मिश्रण क्या क्या चीज का होगा बच्चा लोग, इसमें हम नमक का मिश्रण, किसका मिश्रण, नमक और अमोनियम क्लोराइड का, समझ जाओगे ना, नमक और अमोनियम क्लोराइड का मिश्रण मिला दिए। अब इसमें से एक पाइप लगा देते हैं इसे, अब यहाँ भी एक बोतल बना दिए, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब हम क्या करते हैं इसको बच्चा लोग, अब यहाँ पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं। अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर गर्म करते हैं, ठीक है, ये आग दे रहे हैं, यहाँ पर नीचे में क्या लगा दिए हैं, आग। अब बताओ जो अमोनियम क्लोराइड होगा वो गैस बनेगा, आपको पता वो गैस बनता है, और गैस बन करके अब देखो निकलने का जगह तक के यही पाइप होकर के जाएगा, अब इसमें हो जाएगा स्टोर, होगा ना, वाष्प इसमें आ जाएगा। अब इसको क्या कर देंगे हम, बंद करके यहाँ से इसको क्या कर देंगे, डिस्कनेक्ट करके यहाँ पर इसका बोतल को ढक्कन को लगा देंगे। अब आपको पता है वाष्प जब ठंडा होगा तो इस वाष्प अमोनियम क्लोराइड तो उड़ करके इसमें गया था, और जब ये ठंडा होगा तो फिर क्या हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड अलग हो गया, इधर तो नमक है ना बच्चा जी, देखिए तो ये भी एक विधि हो गया ना। तो इस तरह से क्या किया जाता है, मिश्रण के अवयवों को अलग करने का विधियां हैं, ज्यादा इसमें कुछ विशेष भारी बात नहीं है, यहाँ पर समझ में आ गया। चलिए अगला समझते बच्चा लोग, वाष्पन। वाष्पन क्या होता है, कहता है यह विधि किसी वाष्पशील द्रव में घुले हुए ठोस पदार्थों को अलग करने के लिए प्रयुक्त होता है। किसमें, तो कहता है कि वाष्पशील द्रव्य में, कोई वाष्पशील द्रव्य है उसमें घुले हुए जो ठोस पदार्थ होता है उसको अलग करने के लिए किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए समझो, नमक और जलीय विलयन, नमक का जलीय विलयन, जल को वाष्पित करके नमक प्राप्त किया जाता है। जैसे अभी हम तुरंत बताए हैं, जैसे अभी हम तुरंत एक एग्जांपल से बताएं बच्चा लोग, जैसे नमक है, ठीक है, जैसे क्या हो गया, नमक हो गया, और क्या हो गया बच्चा लोग, जल हो गया। जब इसको मिलाओगे तो बच्चा लोग क्या प्राप्त होगा, जलीय विलयन ही प्राप्त होगा, क्योंकि आपको पता है जल में नमक क्या हो जाता है, घुल जाता है। अब हमको फिर से नमक प्राप्त करना है तो कौन सा विधि का प्रयोग करेंगे, वाष्पन विधि। फिर इसी तरह से ऐसे समझिएगा, फिर इसी तरह से हम क्या करिए किए, अब देखिए यहाँ पर फिर एक ऐसे हम बोतल बना दिए, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें कौन क्या क्या है बच्चा लोग, नमक और क्या मिला हुआ है बच्चा लोग, जल, नमक और जल की मात्रा है। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें क्या करेंगे, वाष्पन करेंगे। वाष्पन तभी करेंगे जब इसमें आग लगाएंगे, हाँ या ना। अब इसमें जब हम आग लगाते हैं बच्चा लोग, तो आपको पता है कि जो जल होता है वही क्या हो जाएगा, वाष्प बन जाएगा, और जल वाष्प बन के क्या हो जाता है बच्चा लोग, ऊपर उड़ जाता है। अगर हम इसको स्टोर करना चाहेंगे तो अलग हमको पानी फिर से प्राप्त हो जाएगा, लेकिन क्या करते हैं हम इसको उड़ा देते हैं, तो जब जल उड़ जाएगा तब नीचे कौन बचेगा। इसी विधि से बच्चा लोग नमक तैयार किया जाता है। क्या किया जाता है, समुद्र में आप लोग को नमक बनाने की प्रक्रिया सिखाएंगे आगे, ठीक है। जब समुद्र में का जो पानी होता है, समुद्र का जो पानी होता है, आपको पता है समुद्री पानी क्या होता है, नमकीन होता है, खारा होता है। समुद्री पानी क्या किया जाता है, एक बड़े से खेतों में जमा कर लिया जाता है, जहां पर नमक तैयार किया जाता है, ठीक है। बड़े से खेतों में क्या किया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है उसको, और फिर क्या कहते हैं उसको 10 दिन 20 दिन के लिए छोड़ दिया जाता है धूप में। अब क्या होगा कि आपको पता है धूप का पाकर, गर्मी पाकर के पानी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे इवोपोर्ट हो जाएगा, ठीक है, वाष्पीकरण हो जाएगा, वो वाष्प में बदल करके क्या हो जाता है, उड़ जाता है, और नीचे कौन बैठ गया, सिर्फ नमक बैठ गया। और फिर उस नमक को क्या किया जाता है, फिर वहां से निकाल करके फैक्ट्री में ला करके उसको थोड़ा शुद्ध किया जाता है, आयोडीन वगैरह सब मिलाया जाता है, और फिर पैकेटों में पैक करके क्या किया जाता है, भेज दिया जाता है आपके घरों तक, है ना, जो काफी टेस्टी होता है। तो नमक जो समुद्र है उसका खारा होना भी जरूरी ही है, बात समझ में आ रहा है, तब तो नमक खाएंगे, ना तो कैसे नमक खाएंगे। हालांकि नमक और भी, जैसे आप लोग सेंधा नमक खाए हैं, काला नमक जिसको कहते हैं सेंधा नमक, वो भी अलग प्रक्रिया से बनाया जाता है,
बात समझ में आ गया। चलिए तो आगे समझते हैं यहाँ पर। चलिए क्रोमेटोग्राफी समझिएगा जरा ध्यान से। क्रोमेटोग्राफी क्या होता है? अब कहता है कि क्रोमेटोग्राफी बच्चा लोग क्या होता है, कहता है कि क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग मिश्रण के उन अवयवों को पृथक करने के लिए किया जाता है जो एक ही विलायक में विलय होते हैं। ठीक है, अब क्रोमेटोग्राफी क्या होता है कि एक ही विलायक में, ये विलायक कहने के मतलब आगे अभी आप लोगों को विलायक समझेंगे, विलायक को समझाएंगे। जब मिश्रण एक ही होता है, ठीक है, मिश्रण में एक ही होता है, जैसे विलायक यहाँ पर कहा है, तो विलायक क्या होता है, क्या इसको पहले क्लियर कर ले तब इस पे फिर हम चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो विलायक अगला टॉपिक में भी हम समझा देते हैं। ऐसे शॉर्टकट भी समझ सकते हो कि विलायक जैसे जल और चीनी का मिश्रण हो गया, तो वो भी एक विधि, एक विलायक ही कहलाएगा, और उस विधि में हम लोग भी क्या करते हैं, क्रोमेटोग्राफी का उपयोग करके मिश्रण को अलग कर देते हैं। इसमें और खास विशेष बात नहीं है। क्या किसी को कोई दिक्कत? चलिए अगला समझ लेते हैं हम यहाँ पर। अब कहता है कि प्रकृति में होने वाले परिवर्तन। चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं परिवर्तन। तो 4 से 5 हम लोग देखे मिश्रण के अवयवों को अलग करने की विधियां, जिसमें चुनना था, चालनी से चालना था, छानना था, वाष्पीकरण था, क्रोमेटोग्राफी था। ठीक है, इसके बाद और कौन सा विधि था बच्चा लोग? हाँ, ऊर्ध्वपातन। ठीक है, क्लियर है। 4 से 5 विधि को हम लोग पढ़े, इतना याद रखिएगा, काफी है। आप लोग के एग्जाम में ये सब विधि पूछा जाता है। चलिए अब हम लोग समझते हैं परिवर्तन। अब देखिए आप लोग को पता है 8 में भी आप लोग पढ़े हैं, परिवर्तन 2 तरह के होते हैं। एक होता है भौतिक परिवर्तन, दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन, है ना। एक होता है फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। बस हम यहाँ शॉर्टकट बता देते हैं, आप लोग खुद देख लीजिएगा। भौतिक परिवर्तन क्या होता है बच्चा लोग? भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा। याद रखिएगा, एक ही तरीका याद रखिएगा, भौतिक पदार्थ में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। जैसे हम मान के चलिए ये लकड़ी है, ये लकड़ी है बच्चा लोग, इस लकड़ी को क्या करेंगे, अगर हम तोड़ देंगे तो टुकड़ा हो गया, परिवर्तन तो हुआ। अब ये पूरा बड़ा है, और तोड़ के अलग कर देंगे तो परिवर्तन हुआ ना, 2 गो बन गया। क्या ये लकड़ी से कुछ और बन गया? नहीं। फिर से हम इसको चाहेंगे तो जोड़ करके फिर से हम इसको एक नया रूप, एक पूरा उसी तरह से रूप दे सकते हैं। तो भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, फिर से उसको हम पुनः उसी अवस्था में ला सकते हैं। जैसे कुर्सी का देखोगे तुम लोग को, टांग टूट जाता है तो उसको क्या करते हैं हम लोग, सील देते हैं, फिर से आ गया। लेकिन अगर हम इसी लकड़ी को जला दे तो राख बन जाएगा। राख से कभी भी संभव है कि लकड़ी को बनाया जा सकता है? तो यानी ये लकड़ी था, बन गया राख। तो इस तरह के परिवर्तन को कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। याद रहेगा, इस तरह के परिवर्तन को क्या कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। तब भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, इसको फिर से हम पुनः उसी अवस्था में ला सकते हैं, कोई ना कोई विधि से, थोड़ा मेहनत होगा। लेकिन जो रासायनिक परिवर्तन होगा उसमें क्या हम फिर से उस पदार्थ को मिला सकते हैं, और इसके फलस्वरूप नया पदार्थ का निर्माण होगा। याद रहेगा, ये तो आपको 8 में भी पढ़ाए थे। तो चलिए भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन को समझेंगे। तो कहता है कि भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के कुछ गुण, रूप, रंग आदि में थोड़ा सा अस्थाई, अस्थाई, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, अस्थाई परिवर्तन होता है, यानी फिक्स नहीं होता है। अस्थाई परिवर्तन होता है, किंतु उसके मूल संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता। इस परिवर्तन के फलस्वरूप कोई नया पदार्थ भी क्या होता है, नहीं बनता है ना। जैसे जल का जलवाष्प बनना, जैसे वाटर को, पानी को गर्म करेंगे, वाटर वेपर बन जाएगा, फिर से उसको ठंडा कर दीजिए, पानी बन जाएगा, तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। नमक का जल में मिलना, अब नमक को जल में मिला दीजिए तो क्या हो जाएगा, फिर से जल को उड़ा दीजिए, नमक का नमक बन जाएगा। ठीक है, लकड़ी का काटना, अगर लकड़ी को काट देंगे तो क्या लकड़ी से कोई और बन जाएगा? नहीं बनेगा, वो लकड़ी ही रहेगा। तो लकड़ी का क्या हो जाएगा, काटना हो गया। विद्युत बल्ब का प्रकाश का उत्सर्जन करना, अब जैसे देखो ये बल्ब है, इसमें लाइट दिए हैं, इलेक्ट्रिसिटी दिए, जला, इलेक्ट्रिसिटी खत्म, बंद हो गया। क्या कोई नया चीज का निर्माण हुआ? नहीं, इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। ठीक है, लेकिन जो रासायनिक परिवर्तन होता है बच्चा लोग, कहता है कि इसके फलस्वरूप नए पदार्थ क्या होता है, नए पदार्थ में बदल जाता है, जिसका गुण, संरचना, द्रव्यमान आदि क्या होता है, अलग होता है, पहले से नहीं होगा। जैसे इस लकड़ी को हम जला देंगे तो इसका जो गुण, संगठन, रचना था, इसको जलाने के बाद क्या बनेगा, राख। उसका जो गुण, संरचना, संगठन होगा, क्या इन दोनों का सेम होगा? अलग होगा। तो इसमें नया पदार्थ का निर्माण
हो जाता है। बात समझ में आ गया बच्चा लोग? कहता है जैसे लोहे में जंग लगना। अब लोहा में जंग लग जाएगा तो फिर वो जो है क्या हो जाता है, उसको रासायनिक परिवर्तन कहेंगे, फिर से लोहा वो नहीं रहता, कमजोर हो जाता है। जैसे कोयले का जलना, एक बात बताइए बच्चा लोग, अगर कोयला अगर जल जाएगा तो फिर देखिएगा क्या होता है, कोयला जो पहले से था क्या वो वही रहता है? कोयला जल गया तो राख बन जाता है। लोहे और गंधक के मिश्रण को गर्म करना, शरीर में भोजन का पचना, जैसे शरीर में भोजन का पचना भी कौन सा क्रिया हो जाएगा बच्चा लोग? रासायनिक क्रिया। जैसे भोजन को हम लोग डाले तब पच करके गल पच करके खत्म हो जाता है, तो क्या वो भी भौतिक परिवर्तन होगा? अगर भौतिक परिवर्तन होगा तो खाने का पीने का जरूरी नहीं पड़ता, क्योंकि एक बेर भोजन डालते और वही रहता है। बात समझ में आ गया? तो रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर परिवर्तन दो तरह का होता है। तो आई होप कि परिवर्तन दो तरह के होते हैं, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन को समझा आप लोग। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अगला टॉपिक देख लेते हैं बच्चा लोग हम लोग। कहता है कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर समझ लेते हैं, ठीक है? भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर आपको पूछेगा, बताना है। तो पहला, पदार्थ के केवल भौतिक गुणों जैसे, अब देखिए भौतिक गुण में भौतिक गुण जैसे रूप, रंग, आकार में परिवर्तन होगा। जैसे एक बात आती है, बैलून है जो नया नया खरीदते हैं तो छोटा रहता है, फुला देते तो इतना बड़ा होता है, हवा निकाल देते तो इतना छोटा हो जाता है, और फुला देते तो इतना बड़ा हो जाता है। बैलूने ना है जी, और कुछ तो नहीं बदला, आकार बदल रहा है, बदल रहा है ना। अब कोई लकड़ी है, काट दीजिए, उसका भी आकार पहले बड़ा था, छोटा हो गया, तो रूप रंग बदल सकते हैं, भौतिक संरचना में परिवर्तन होगा। लेकिन इसमें क्या होगा बच्चा लोग, रासायनिक परिवर्तन में बनने वाला पदार्थ का रासायनिक गुण और संगठन बिल्कुल अलग होगा। लकड़ी को जला दो, इसका जो रूप रंग संरचना था, क्या जो जलने के बाद जो पदार्थ होगा, राख होगा, क्या सेम होगा दोनों का रूप रंग संरचना? नहीं होगा। तो इसका भौतिक परिवर्तन होता है, जबकि इसमें रासायनिक यानी पूर्णतः बदल जाता है। इसके बाद परिवर्तन के कारण हटाने पर, यहाँ पर क्या कहता है कि परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त हो जाता है। अब देखो मान चलो किसी में भौतिक परिवर्तन करे हैं, जैसे लकड़ी को काट दिए हैं, तो फिर लकड़ी को जोड़ सकते हैं, यानी इसमें पुनः पदार्थ को प्राप्त कर सकते हैं, जबकि इसमें पुनः प्राप्त कर किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। सीधा याद रखिएगा, यह परिवर्तन क्या होता है, अस्थायी होता है, यानी फिक्स्ड नहीं होता है, अस्थायी होता है, हमेशा के लिए नहीं रहता। जैसे बल्ब को जला देंगे तो थोड़ा देर के लिए जलेगा, लाइन काट दो फिर बुझ जाएगा, तो अस्थायी होता है, फिक्स्ड नहीं होता है। लेकिन अगर हम रासायनिक परिवर्तन कर देंगे बच्चा लोग, जंग लग गया तो कहियो जंग से लोहा फिर अवस्था में आ सकता है, भोजन एक बार पच गया तो फिर से भोजन के रूप में आ सकता है, यानी ये क्या हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा। किसी कोई दिक्कत? चलिए अगला देखते हैं, इनमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। अब आपको तुरंत बताया कि भौतिक पदार्थ में नया पदार्थ का निर्माण होगा, जब किसमें नया पदार्थ का निर्माण होगा। उदाहरण के लिए बर्फ से हम जल बना दिए और फिर जल को वाष्प बना दिए और फिर वाष्प को बर्फ बना सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन लोहे पर जंग लग गया या भोजन का पचना हो गया तो क्या हो गया बच्चा लोग, ये फिर कभी वापस नहीं आ सकता है। तो हम लोगों ने देखा कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के अंतर। चलिए मौखिकली अब याद करना है। भौतिक परिवर्तन में ऐसे याद रखिए, जहां से आप पॉइंट लिख सकते हो, जो याद है वही वहीं से शुरू करिए, जहां से आपको समझ में आ रहा है वहीं से लिखना शुरू करिए। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में निम्नलिखित अंतर। पहला, भौतिक परिवर्तन अस्थायी होता है, हाँ या ना। रासायनिक परिवर्तन इतने लिखिएगा आप लोग एग्जाम, इससे ज्यादा नहीं लिखिएगा, आ जाएगा, ठीक है। दूसरा, भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है, रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ, दो अंतर। अगला, भौतिक परिवर्तन में गुण आकार गुण संगठन में परिवर्तन किया जा सकता है, जबकि इसमें क्या हो जाता है, पूर्णतः बदल जाता है। इसका आकार गुण संगठन क्या होता है, पूर्णतः बदल जाता है। तो 3 से 4 अंतर आप लोगों को कैसे याद रखिएगा, ऐसे मौखिकली समझ में आना है। क्लियर है, रटने का कोई जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल में देखिए, 5वां उदाहरण एग्जाम्पल दे दिया है, तो आप लोग एग्जाम्पल से भी 5वां उदाहरण को ले सकते हैं। पर समझ में आ गया? चलिए आगे समझते हैं बच्चा लोग। अब समझते हैं विलयन। देखिए वहां पर आया था विलायक, देखिए आया था ना विलायक, तो क्लियर कर लेते हैं पहले विलयन क्या होता है ना। विलयन क्या होता है, कहता है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण ही क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। जैसे चीनी और जल का मिश्रण क्या कहलाएगा, विलयन कहलाएगा। 2 या 2 से अधिक पदार्थ, तो जैसे 2 पदार्थ, जैसे पानी और चीनी, पानी अलग पदार्थ हो गया, चीनी
अलग पदार्थ हो गया। और जब इसको मिलाएंगे, समान मात्रा में मिलाएंगे, समांग मिश्रण वह मिश्रण होता है जिसमें पदार्थों के कण दिखाई नहीं पड़ेगा। क्या पानी में चीनी को घोल दीजिएगा तो चीनी का कण दिखाई देगा आपको? नहीं दिखाई देगा। वैसे मिश्रण को समांग मिश्रण कहेंगे। लेकिन अगर पानी में बालू को घोरिएगा तो बालू सीधे दिखेगा, दिखता है ना जी। वैसे मिश्रण को कौन सा मिश्रण कहेंगे? विषमांग मिश्रण कहेंगे। याद रखिएगा ये चीज। तो समांग मिश्रण को, दो या दो से अधिक विलयनों के समांग मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। क्या जी विराट कुमार, नींद आ रहा है? विलयन कहते हैं। भोरो भोर भी नींद आता है। विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। क्लियर है? अब देखिए विलायक क्या कहता है सॉल्वेंट। कहता है कि जिस द्रव में किसी पदार्थ को घुलाया जाता है बच्चा लोग, उस द्रव्य को क्या कहते हैं? विलायक। जैसे पानी विलायक हो गया, पानी में ही ना कोई पदार्थ को घुलाया जाता है, विलायक हो गया। क्लियर है? अगला देखते हैं विलय क्या होता है बच्चा लोग। अब कहता है जो पदार्थ द्रव में घुलकर विलयन बनता है वह विलय कहलाता है। क्लियर है? क्या यहाँ पर किसी कोई दिक्कत? अब जरा समझिएगा इसको ऐसे, एक साथ हम लोग समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है? क्योंकि आपको फिर इसका अंतर भी तो समझना है। विलयन, अच्छा विलयन को सबसे बाद में लिखेंगे, ठीक है? पहले हम लोग क्या डाल देते हैं? विलायक, फिर इसके बाद विलय, और फिर इसके बाद क्या बनता है बच्चा लोग? विलयन बनता है। क्या बनता है? विलयन बनता है। जरा समझने का कोशिश करिएगा। अब देखिए हम एक एग्जांपल लेने का कोशिश करते हैं। जैसे बच्चा लोग अगर हम जल में चीनी को डाल देंगे, तो अब जरा समझिएगा, कोशिश करिएगा। यहाँ पर एक बात बताइए, इसमें घुलेगा कौन? चीनी घुलेगा। तो जो घुलने वाला पदार्थ होता है उसको हम लोग कहते हैं विलय। जो घुलने वाला पदार्थ होता है उसको क्या कहते हैं? विलय। विलय यानी वह पदार्थ होता है जो जल में घुल जाता है या किसी भी द्रव में घुल जाएगा, तो घुलने वाले पदार्थ को विलय कहते हैं। और जिसमें घुलेगा, विलायक। तो घुलेगा किसमें बउआ लोग? जल में, तो जल को कहते हैं विलायक। एक बात बताइए, जब जल और चीनी को घुला दीजिएगा और मिला दीजिएगा तो क्या बन जाएगा? खत्म। समझ में आ गया? विलयन बन जाएगा। एक साथ तीनों का परिभाषा। विलयन क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थ के समांग मिश्रण को कहेंगे ना विलयन। विलायक क्या होता है सर? तो वह द्रव्य या वह पदार्थ जिसमें कोई अन्य पदार्थ घुल जाता है, ऐसे भी लिख सकते हो, या वह द्रव्य जिसमें कोई पदार्थ घुलता हो, उसे कहेंगे विलय। विलायक। विलय क्या कहेंगे? वह पदार्थ जो द्रव में घुल जाता है या घुलने वाला पदार्थ क्या कहलाएगा? विलय कहलाएगा। ऐसा याद रखिएगा। समझ में आ गया? कंप्लीट हो जाएगा, ज्यादा इसमें कुछ विशेष बातें नहीं है। क्या किसी को कोई दिक्कत यहाँ पर बच्चा लोग? चलिए आगे हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पर, ठीक है? तो यहाँ पर समझ में आ गया विलय तक। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सामान्यतः विलयन जो होता है, विलयन, ठीक है, किधर गया विलयन? विलयन में जो पदार्थ कम मात्रा में रहता है उसे विलय, और जो अधिक मात्रा में रहता है उसे विलायक कहते हैं। ये भी बात एक पॉइंट हो गया। जैसे अभी हमने आपको बताया बच्चा लोग, जैसे अभी हमने बताया कि यहाँ पर एक चीनी और पानी का एग्जाम्पल लेकर के, तो यहाँ पर देखिए तो एक बात बताइए, इसमें सबसे ज्यादा मात्रा किसका होगा? जल का, पानी का। तो जिसका मात्रा ज्यादा होता है वो याद रखिएगा हमेशा विलायक होगा। क्या होगा? हमेशा विलायक होगा। तो ये भी एक अंतर हो गया कि विलयन में, किसमें बच्चा लोग? विलयन। इस विलयन में सबसे ज्यादा मात्रा किसका होगा? पानी का, यानी किसका? विलायक का। कम मात्रा। क्लियर है? क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया? ये जो कह रहा था बच्चा लोग, क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया ना कि जो विलयन होता है बच्चा लोग, जो विलयन होता है उसमें जो पदार्थ जो कम मात्रा में होता है उसे क्या कहते हैं? विलय। देखो कम मात्रा में रहता है उसे क्या कहेंगे? विलय। जैसे चीनी हो गया घुलनशील पदार्थ, और जो अधिक मात्रा में होगा उसे क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। हाँ या ना? चलिए अब हमारा एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए। पानी और नमक में विलय पदार्थ कौन है? गधो, नमक नहीं होगा रे, नमक है ना घुलेगा पानी में रे। विलय पदार्थ जो घुलता है। क्या तुझसे पढ़ेगा? तो समझाए, कुछ नहीं जवाब दे पाता। हाँ तो हम क्या बोले हैं?
नींबू। चलिए अगला जलीय विलयन समझेंगे। कहता है कि जल में घुलाकर जो विलयन बनता है उसे जलीय विलयन कहते हैं। अब कहता है कि जल में किसी पदार्थ को घुलाने पर जो विलयन बनता है, जैसे नमक और पानी का विलयन, नमक और ये पानी और चीनी का विलयन, ये मिश्रण क्या होगा? जलीय विलयन। यानी वैसा पदार्थ जिसको जल में घुला देंगे तो जलीय विलयन कहेंगे। समझ में आ गया? तो जल में घुलाकर जो विलयन बनता है उसे जलीय विलयन कहते हैं। उदाहरण के लिए नमक, अमोनियम क्लोराइड और कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन, ये जलीय विलयन है और इसमें कुछ विशेष नहीं है। अब चलिए विलयन के प्रमुख गुण समझेंगे। विलयन मतलब ये, यानी विलय और विलायक, विलय और विलायक का मिश्रण विलयन कहलाएगा। याद रहेगा, यानी पानी और चीनी का मिश्रण ही क्या कहलाएगा? विलयन कहलाएगा। अब इसका गुण को समझते हैं। कहता है कि विलयन स्वच्छ एवं पारदर्शी होता है। बात सही है, क्योंकि विलयन तो होता है बच्चा लोग समांग मिश्रण। समांग होगा ना, अगर आप चीनी और पानी को घुलाइएगा तो दिख जाएगा आर पार, नमक और पानी को घुलाइएगा तो दिखेगा, तो वो तो विषमांग मिश्रण हो गया। विषमांग मिश्रण क्या विलयन कहलाएगा? नहीं। तो विलयन का बात कर रहे हैं, तो विलयन समांग होगा, समांग होगा तो बच्चा लोग पारदर्शी भी तो होगा। उदाहरण के लिए नमक का जल में विलयन। क्लियर है यहाँ पर? अब विलयन के कुछ समय तक, अब देखो विलयन को कुछ समय तक छोड़ देते पर विलय के कण नीचे नहीं बैठते, ये भी बात सही है। अगर आप चीनी और पानी को मिला दीजिएगा, शरबत बना दीजिएगा और छोड़िए, सोचिएगा उसको छोड़ देते कुछ देर के लिए, क्या चीनी का कण नीचे बैठेगा? कभी भी संभव ही नहीं है। बात समझ में आ रहा है? कभी संभव है? कंफ्यूजन है क्या? लग रहा है बैठ जाएगा? कभी नहीं, संभव नहीं, क्योंकि विलयन जो होता है वो समांग मिश्रण होता है, उसका कण पूरी तरह से हर जगह फैल गया होता है, तो कभी भी ये इसका कण नीचे नहीं बैठेगा। विलयन का कण कभी भी उसको छोड़ देने पर क्या उसका कण नीचे बैठेगा? किसी का भी नहीं बैठेगा। याद रहेगा। अब कहता है कि विलयन समांग होता है। देखो ये तो हम पहले ही बता दिए, विलयन क्या होता है बच्चा लोग? समांग होता है, अर्थात विलयन के सभी भागों का संगठन एक ही होता है। यानी ऊपरों में जो पानी होता है वहां भी चीनी उतने मीठा लगेगा जितना कि तुमको नीचे में लगेगा। अब आप कहिएगा सर जी हम क्या करें, पानी ले लिए और चीनी एक बार डाल दिए, मिलाए नहीं है ना, तो नीचे में ना खाली मीठा लगेगा और घुलेगा भी नहीं अच्छा। उसको अच्छा से मिला दीजिए, फेंट दीजिए अच्छे से, पूरा कण उसको हर जगह उसका कण मिल जाएगा, तो तब फिर क्या हो जाएगा? उसका संगठन हर जगह एक ही होता है। तो ये क्या होता है बच्चा लोग? विलयन क्या होता है? समांग होता है। याद रहेगा। अब कहता है विलयन के अवयवों को छानकर अलग कर सकते हैं क्या? कभी संभव ही नहीं है। चीनी और पानी में चीनी को अलग कर पाइएगा? कभी नहीं संभव है। ठीक है, तो चलिए विलयनों के अवयवों को छान करके अलग नहीं कर सकते, लेकिन उसका और कुछ विधि है, जैसे नमक और पानी का विलयन। तो इसको बच्चा लोग छान करके अलग नहीं कर सकते हैं, लेकिन वाष्पन विधि से अलग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अलग नहीं होगा, और भी कई सारे विधियां हैं जिसको अलग कर सकते हैं विधि से, लेकिन छान करके अलग कर सकते हैं क्या? क्योंकि इसमें छान करके कहा है। तो इस विलयन के अवयवों को छान करके अलग नहीं किया जा सकता है। क्या किसी को कोई दिक्कत? जी बोलिए, डाउट था इधर? बोलिए बोलिए, क्या डाउट है? कन टाइपिंग एरर है बच्चा लोग, वो ध्यान दीजिएगा। कन, आप लोग इतना होशियार है कि समझ जाइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम तो कान नहीं ना पढ़े, कन पढ़े। चलिए अब देखिए बच्चा लोग विलयन के प्रकार समझ लेते हैं। विलयन क्या प्रकार का होता है? तो चलिए विलयन दो प्रकार का होता है, संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन क्या कहता है कि किसी निश्चित ताप पर बना हुआ विलयन जिसमें विलय की अधिकतम मात्रा घुली हो, संतृप्त विलयन। तो सीधा याद रखिएगा, जिसमें विलय की अधिकतम मात्रा घुली हो, विलय की अधिकतम मात्रा जिसमें घुली होगी उसे संतृप्त विलयन कहेंगे, और जिसमें विलय की अधिक मात्रा उस ताप पर घुलाई जा सकती है असंतृप्त विलयन कहलाता है। तो किसी निश्चित ताप पर बना हुआ विलयन जिसमें विलय की और अधिक मात्रा उस ताप पर घुलाई जा सकती है, क्या होगा? असंतृप्त विलयन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर और ज्यादा कुछ विशेष नहीं है। असंतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन समझ में आ गया बच्चा लोग? ठीक है, इसमें खास और बातें नहीं था। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर था, इसमें जो मुख्य मुख्य पॉइंट था उसको हमने कवर अप करा दिया है। इसी के साथ आपका लेसन 2 जो होता है बच्चा लोग वो समाप्त होता है।